नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। काली थैली के हाथ में आते ही मोना चौधरी ने बार काउंटर के पीछे से देवराज चौहान को फोन मिलाया। फोन मिलाकर जेब में रखा और ट्रे में तैयार कर रखे गिलासों की ट्रे उठाकर खुद ही टेबल की तरफ बढ़ गई। अन्य वेट्रेस सर्विस देने के लिए एक तरफ तैयार खड़ी थी। मोना चौधरी ने उनसे कहा, टेबल से खाली गिलास उठाओ। दो वेट्रेस जल्दी से गिलास उठाने पर लग गई। मोना चौधरी टेबल के करीब पहुंची और अदाओं भरे अंदाज में गिलास सबके सामने रखने लगी। समरपाल ने थैली में से गुलाबी हीरा निकाला। वो इतना खूबसूरत था कि शेख कह उठा, वाह क्या चीज़ है, लाजवाब। नज़र पड़ते ही मन मोह लिया। बहुत नाम सुना था इस हीरे का। ये दुनिया में इकलौता ऐसा हीरा है जनाब, जो अंधेरे कमरे को गुलाबी रोशनी से चमका देता है। समरपाल चित्रा ने कहा, दिल तो नहीं करता कि इसे बेचूं, पर लगता है ये अब आपकी किस्मत में है। मैं तो ठीक इसी पल लाइट गुल हो गई। गहरा अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? समरपाल चित्रा की आवाज़ उभरी। लाइट चली गई है। समरपाल के साथी की आवाज़ आई। कैसा घटिया कैसीनो है जहाँ लाइट। तभी कुछ छीना झपटी की आवाज़ आई। आहा, मेरा हीरा किसने छीना? समरपाल चित्रा की घबराहट भरी आवाज़ सबने सुनी। हीरा? हीरा कौन छीन सकता है? उसी पल समरपाल चित्रा के हाथ में हीरा थमा दिया गया। मिल गया, मेरा हीरा मेरे पास है। समरपाल चित्रा की राहत भरी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि किसी ने मेरे हाथ से हीरा लिया और फिर मुझे वापस दे दिया। हीरा आपके पास है ना? शेख की आवाज़ गूंजी। हाँ, मेरे पास है, मेरी मुट्ठी में। अब ठीक है, मैं तो घबरा ही गया था। उसी पल रोशनी वापस आ गई। सब कुछ दिखने लगा, सब पहले जैसा था। मोना चौधरी पास खड़ी गिलासों को पुनः टेबल पर रखने लगी। समरपाल चित्रा ने हाथ में हीरा देखकर राहत की सांस ली। दरवाजे पर खड़े अर्जुन भारद्वाज ने ऊंची आवाज में पूछा, सब ठीक है? ठीक है, समरपाल चित्रा के साथी ने कहा। अर्जुन भारद्वाज दरवाजे के बाहर निकल गया। मोना चौधरी ने खाली ट्रे अन्य वेट्रेस को थमाई और बोली, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। कहने के साथ ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। लीजिए शेख साहब, अपनी अमानत संभालिए। समरपाल चित्रा ने शेख को हीरा दिया। शेख ने हीरा अपने हाथों में लिया और प्यार से उसे निहारने लगा। ये मेरे लिए ही बना है, कितना सुंदर है। जितना भी देखो मन लेने के बाद शेख ने हीरा अपने दोनों आदमियों की तरफ बढ़ा के बोला, अच्छी तरह चेक करो। उन्होंने हीरा लिया, अपना ब्रीफकेस खोला और लेंस निकालकर उसे चेक करने लगा। अगर मुझे मौका मिलता तो उसे मैंने चुरा लेना था, शेख हंसकर कह उठा। अब तो आप इसके मालिक बन गए। बकवास। एकाएक हीरा चेक करने वाला लेंस को वापस ब्रीफकेस में डालता हुआ कह उठा, ये साधारण गुलाबी रंग का कांच है, नकली हीरा है ये धोखेबाजी हो रही है आपके साथ शेख साहब। समरपाल चित्रा सन्न रह गया। शेख ने हीरा उठाया और समरपाल चित्रा की तरफ सरका कर बोला, ये कैसा मजाक है समरपाल साहब? ये नकली नहीं हो सकता। मैं इसे कई बार शौकिया तौर पर चेक कराता रहता। एकाएक वो कहते हुए रुका। ओह, जब लाइट गई तो किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे से हीरा छीन लिया था और तभी मेरे हाथ
मैं ये हीरा रख दिया था। उसी वक्त नकली हीरा मुझे वापस दिया गया। कहने के साथ ही शेख की निगाह बार काउंटर की तरफ घूमी। तब वो लड़की मेरे पास खड़ी थी। वो कहाँ है? समरपाल घबराया सा उठ खड़ा हुआ। हर तरफ देखा, मोना चौधरी नहीं दिखी। वो लड़की कहाँ चली गई? वो अभी आ रही है, अन्य वेट्रेस ने कहा। बाथरूम गई है, ढूंढो उसे। वो मेरा असली हीरा ले गई है। समरपाल चित्रा चीख उठा। समरपाल के आदमी उसी समय कुर्सियाँ छोड़ते बाहर की तरफ दौड़े। दरवाजे पर अर्जुन दिखा तो जो कि ऊंची आवाज़ सुनकर आया था। क्या हुआ? वो लड़की हीरा ले गई है और नकली हीरा साहब जी को थमा गई है, पास से निकलते आदमी ने तेज स्वर में बताया। अर्जुन भारद्वाज भी पलटकर दौड़ पड़ा। नीना बंसल, जो लड़की 5 मिनट पहले नीचे गई है उसे ढूंढो। वो कैसीनो में ही होगी। वो हीरा ले उड़ी है, अर्जुन ने उच्च स्वर में कहा। रात के 1:40 बजे देवराज चौहान होटल में अपने कमरे में पहुंचा और हाथ मुंह धोकर नाइट सूट डाला और सोने के लिए बेड पर जा लेटा। कमरे में हल्की लाइट रोशनी फैलाता नाइट बल्ब ऑन था। इससे पहले कि वो नींद में डूबता मोबाइल बज उठा। देवराज चौहान ने फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव किया। हेलो देवराज चौहान, अर्जुन की गंभीर आवाज़ कानों में पड़ी। समरपाल चित्रा का हीरा चोरी हो गया। एक लड़की जो कि मुझे देखी हुई लग रही थी, उस वक्त वह वाले थी। वो असली हीरा उड़ाकर ले गई और नकली हीरा वहाँ रख दिया। जब तक नकली की पहचान होती वो वहाँ से खिसक चुकी थी। देवराज चौहान सीधा होकर बैठ गया। तुम जिसकी सहायता कर रहे थे वही लड़की थी ना? हाँ। तुमने कहा था कि अगर हीरा चोरी हो जाए तो उसे वापस लाने में तुम मेरी सहायता करोगे, इसलिए कि एक बार तुमने मेरी सहायता की थी। मुझे हीरा वापस चाहिए। ये तो तुम पर है कि तुम हीरा वापस ले पाते हो या नहीं। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि हीरा इस वक्त कहाँ पर है। होटल डी वामा मारो, रूम नंबर 122। वो लड़की कौन है? मोना चौधरी। ओहो हे भगवान, वो मोना चौधरी ही थी। सच में वो मोना चौधरी थी। मेकअप करके अपना चेहरा इस हद तक उसने बदल रखा था कि मैं सीधे सीधे उसे पहचान नहीं सका। बहुत बड़ा धोखा खा गया मैं। मुझे डर है कि कहीं अब धोखा न खा जाओ। क्या मतलब? वो मोना चौधरी है, ये मत भूल जाना। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अगर ये सोचते हो कि उससे हीरा वापस ले लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा तुम कर सकोगे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो अर्जुन भारद्वाज। मोना चौधरी के सामने बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना, मारे जाओगे। चालाकी भी मत दिखाना। मोना चौधरी के सामने तुम्हारी चालाकी भी नहीं चलेगी। अगर चतुराई से काम लोगे तो तभी सफल हो सकते हो। चालाकी और चतुराई में क्या फर्क है? उधर से अर्जुन भारद्वाज ने पूछा। सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि चालाक बनना और चतुराई दिखा पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम कभी मेरे काम आए थे तो अब मैंने तुम्हारी सहायता कर दी, ये बताकर कि हीरा कहाँ पर है। देवराज चौहान गंभीर था। एक खास बात मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मोना चौधरी को ये शक ना हो कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है। काम इस तरह से करना कि वो सोच भी ना सके कि इसमें मैंने कुछ किया हो सकता है। अगर मोना चौधरी को ऐसा कोई आभास हो गया तो वो मेरे से झगड़ा कर सकती है और इस वक्त मैं झगड़ा करने की स्थिति में नहीं हूँ।
एक डकैती की तैयारी में लगा हूँ। मेरा ख्याल है कि सुबह तक मोना चौधरी होटल छोड़ देगी। तुम्हारे पास सिर्फ रात ही बची है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। शुक्रिया कि तुमने। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। रात के 3:25 बजे मोना चौधरी होटल डी वामामारो में कमरा नंबर 122 में गहरी नींद में डूबी थी। नाइटी डाले वो बेड पर पड़ी मासूम गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल तकिए पर लहराते से बिछे हुए थे। सीने का ऊपर हौले से उठ बैठ रहा था। खूबसूरत हसीन टांगे बेड पर आकर्षक अंदाज में फैली हुई थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे होटल में गहरी शांति थी, चुप्पी थी, खामोशी का आलम था। क्लिक। बेहद मध्यम सी आवाज कमरे में उभरी और सन्नाटे में गुम हो गई। इसके साथ ही दरवाजे का हैंडल नीचे की तरफ झुकता दिखा और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। कोई आवाज नहीं उठ रही थी। 1.5 फुट तक दरवाजा खुल गया और दबे पांव सरकते हुए अर्जुन भारद्वाज ने भीतर प्रवेश किया। उसकी निगाह तुरंत सारे कमरे में घूमती चली गई और बेड पर गहरी नींद में डूबी मोना चौधरी पर जा टिकी। फिर अर्जुन भारद्वाज ने सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा वापस बंद कर किया कि कोई आवाज नहीं उभर सकी। वो दबे पांव मोना चौधरी के बेड के करीब आ पहुंचा। बिना वक्त गवाए वो मोना चौधरी के सिर की तरफ पहुंचा और जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर बांध लिया कि फौरन पहचाना न जा सके। उसके बाद कमीज के भीतर हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला और उसके भीतर से क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल निकाला। क्लोरोफॉर्म की मध्यम सी स्मेल कमरे में फैलने लगी। अर्जुन भारद्वाज ने चीते की तरफ चप्पटा मारा और एक हाथ से मोना चौधरी को दबाता दूसरे हाथ में थमा रुमाल मोना चौधरी की नाक पर दबा दिया। मोना चौधरी की आंखें उसी पल खुलकर फैल गई। वो तड़पी, खुद को आजाद कराना चाहा। रुमाल से ढका अर्जुन भारद्वाज का चेहरा उसे दिखा, जिसे वो पहचान नहीं पाई। उसे ऊपर से हटाने के लिए मोना चौधरी ने उसकी पीठ पर टांग की ठोकर भी मारी, परंतु तब तक क्लोरोफॉर्म का तेज असर उसके मस्तिष्क पर सवार हो चुका था। क्लोरोफॉर्म उसकी सांस में बस चुकी थी। देखते ही देखते वो शिथिल पड़ती चली गई। महज 1.5 मिनट में ही मोना चौधरी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। अर्जुन भारद्वाज ने रुमाल उसकी नाक से हटाकर एक तरफ फेंका और खड़ा हो गया। चेहरे पर बंधे रुमाल को खोलकर जेब में डाला। मोना चौधरी की नाइटी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। अर्जुन ने एक तरफ पड़ी चादर उठाकर उसके ऊपर डाल दी और बड़बड़ा उठा, देवराज चौहान, इसे ही चतुराई कहते हैं। मोना चौधरी की आंख खुली। 2 पल तो देखती ही रही। तभी उसे रात का मंजर याद आया तो चौंक कर उठ बैठी। अपने ऊपर पड़ी चादर को देखा, कमरे में नजरें दौड़ाई। उसकी निगाह एक तरफ पड़े रुमाल पर जा पड़ी। वो उठी और आगे बढ़कर रुमाल उठाया। उसे सूंघा तो क्लोरोफॉर्म की महक आई। वो समझ गई कि रात किसी ने कमरे में प्रवेश करके उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया था। अगले ही पल वो बाथरूम की तरफ दौड़ी। बाथरूम में प्रवेश करते ही ठिठक गई। कदम झट से वही के वही थम गए। बाथरूम की फ्लैश टंकी खुली पड़ी थी। उसका ढक्कन नीचे पड़ा था। मोना चौधरी ने जल्दी से हाथ उसके भीतर डाला। भीतर पानी भरा था, परंतु उसे हीरे की तलाश थी, जो रात सोने से पहले टंकी के भीतर रख दिया था। लेकिन वो हीरा अब भीतर नहीं था। जो रात आया वही हीरा ले गया।
सिर्फ देवराज चौहान ही जानता था कि हीरा उसके पास है और वही यहाँ पर मौजूद है। मोना चौधरी के दांत भींच गए, चेहरा क्रोध से सुलग उठा। वो वापस कमरे में पहुंची और नाइटी उतारकर पैंट कमीज पहनने लगी कि तभी उसकी निगाह बेड के पास साइड टेबल पर पड़े कागज पर पड़ी। वो कागज उसके फोन के नीचे दबा था। मोना चौधरी ने आगे बढ़कर वो कागज उठाया। उस पर जो लिखा था पढ़कर उसकी आंखें सिकुड़ गई। मैं अपना ही हीरा वापस ले जा रहा हूँ। उस हीरे का नकली रूप जो कि 8 साल पहले कोई चोर असली समझकर चुरा ले गया था, उसे वापस लौटाने का शुक्रिया। समरपाल चित्रा। मोना चौधरी ने बार बार उस कागज को पढ़ा। चेहरे पर सोच और गंभीरता आ गई। समरपाल चित्रा। मोना चौधरी बड़बड़ा उठी। तुम इतनी जल्दी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी नहीं पहुंच सकता था। फिर ये गड़बड़ कहाँ हुई? कहीं पर तो गड़बड़ है। मोना चौधरी कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकले कमरे पर जा पहुंची, जो कि वहां से कुछ दूर पर था। उसने दरवाजा थपथपाया। तभी गैलरी में ट्रॉली लेकर आता वेटर ठिठक कर कह उठा, मैडम साहब तो चले गए। कहाँ? मोना चौधरी ने पलटकर वेटर को देखा। मुंबई गए हैं, घंटा भर पहले मैंने ही उनके लिए एयरपोर्ट वास्ते टैक्सी बुलाई थी। 8:30 बजे का उनका प्लेन है। मोना चौधरी ने सिर हिलाया तो वेटर ट्रॉली धकेलता आगे निकल गया। गड़बड़ है। मोना चौधरी होठ सिकोड़े बड़बड़ा उठी। हीरा हाथ से गया, पर कौन ले गया ये जानना जरूरी है। मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया प्लेन स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। लैंड करते समय प्लेन जोरों से रनवे से टकराया, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, जिसकी वजह से चेहरा कुछ बदला बदला सा था। सुरेंद्र पाल के नाम से वो सफ़र कर रहा था। ये फ्लाइट नंबर 606 थी। आधे घंटे बाद देवराज चौहान एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सामने ही टैक्सी मौजूद थी। उसके इशारे पर ड्राइवर ने उससे छोटा सा सूटकेस लेकर टैक्सी की डिग्गी में रखा। इस दौरान देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। एयरपोर्ट के इमारत के भीतर भी उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी, परंतु जिसे ढूंढ रही थी शायद वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। देवराज चौहान टैक्सी की पीछे वाली सीट पर जा बैठा। ड्राइवर ने कार की स्टीयरिंग सीट संभाली और गर्दन घुमाकर बोला, कहाँ चलना है सर? मोरागसी एवेन्यू, रेड रॉक्सी होटल। टैक्सी आगे बढ़ गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर बर्फ से ढके पहाड़ चमकते नजर आ रहे थे। साफ नीला आसमान, कहीं कहीं आसमान में चांदी की तरह चमकते बादल, सफेद बादलों के लहराते टुकड़े दिख रहे थे। ठंडा मौसम था, सूर्य निकला हुआ था। सड़कों के किनारों पर कतार में 2-2.5 फुट ऊंचे बर्फ के ढेर लगे दिख रहे थे। स्पष्ट था कि सुबह ही सड़क पर से वो बर्फ साफ की गई थी, जो रात को गिरी थी। सड़कों पर सामान्य ट्रैफिक था। ऐसा नहीं था कि गाड़ी पर गाड़ी चढ़ रही हो। पर्यटकों के लिए यह शानदार मौसम था। देवराज चौहान बाहर जरूर देख रहा था, परंतु उसका ध्यान अपनी सोचों की तरफ था। उसे यहाँ के मौसम से कोई भी मतलब नहीं था। 50 मिनट बाद टैक्सी रेड रॉक्सी के कंपाउंड में जा रुकी। 5 मंजिला शानदार होटल था। होटल की चमक धमक ही बता रही थी कि भीतर हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। देवराज चौहान ने बिल चुकता किया, तब तक पोर्टर आ गया। उसका छोटा सूटकेस लेकर भीतर होटल के शानदार रिसेप्शन पर पहुंचा। हेलो,
देवराज चौहान ने मुस्कुराकर खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट से कहा, भाई माय नेम इज सुरेंद्र पाल फ्रॉम इंडिया, मेरा रूम बुक होगा। वेलकम सर, अभी चेक करके बताती हूँ। कहने के साथ ही उसने एक रजिस्टर अपनी तरफ किया और उसे खोलकर देखने लगी। वहाँ मौजूद दूसरी और तीसरी रिसेप्शनिस्ट ने अन्य कस्टमर को अटेंड कर रही थी। पोर्टर उसका सूटकेस लिए चंद कदमों के फासले पर खड़ा था। यस सर, रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाकर देवराज चौहान से बोली। मिस्टर सुरेंद्र पाल, आपका रूम बुक है 308। कहने के साथ ही उसने पीछे लगे खूबसूरत कीबोर्ड से चाबी उतारकर पोर्टर को दी। सर को रूम नंबर 308 में ले जाओ। चाबी लेकर पोर्टर ने सिर हिलाया। मेरे लिए कोई मैसेज? देवराज चौहान ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा और नीचे झुककर एक दराज खोली और उसके भीतर पड़े लिफाफे को चेक करने लगी कि तुरंत ही एक लिफाफा निकाला जिस पर 308 लिखा था। ये सर आपके लिए है। देवराज चौहान ने लिफाफा थामा और पूछा, ये कब यहाँ दिया गया? मेरे ख्याल से 2 घंटे पहले। पोर्टर के साथ देवराज चौहान लिफ्ट के द्वारा तीसरी मंजिल के 8 नंबर कमरे में पहुंचा। मैसेज हाथ में था। पोर्टर सामान छोड़ गया। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और लिफाफा खोला। बीच में एक कागज मौजूद था, जिसे निकालकर देखा तो उसके ऊपर लिखा था, किसी वजह से मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर नहीं मिल पाया। रूम तुम्हारे नाम से बुक है। होटल का खर्चा तुमने ही देना है। मैं जल्दी मिलूंगा। नीचे स्मिथ वाल्टर नाम लिखा हुआ था। देवराज चौहान ने कागज को फाड़कर डस्टबिन में फेंका और बेड के पास रखे फोन की तरफ बढ़ा। अगले ही पल ठिठक गया। कुछ क्षण फोन को देखता रहा, फिर पीछे हट गया। तभी डोरबेल बजी। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। सामने वेटर था। वेलकम सर, वेटर मुस्कुराकर बोला। किसी चीज़ का ऑर्डर देना चाहेंगे आप? ओनली कॉफ़ी। वेटर चला गया तो कॉफ़ी आने तक देवराज चौहान ने कमरे की तलाशी ली, परंतु ऐतराज के काबिल कोई भी चीज़ नहीं मिली। कॉफ़ी पीने के बाद हाथ मुंह धोकर देवराज चौहान होटल से बाहर निकल आया। होटल से बाहर निकलकर पैदल ही एक तरफ बढ़ गया। कमीज पैंट पहने होने की वजह से मौसम की ठंडक का एहसास होने लगा। मध्यम सी ठंडी हवा भी चल रही थी। हर तरफ बर्फ के चमकते पहाड़ नजर आ रहे थे, कोई पास था तो कोई दूर। एक स्टोर से उसने लॉन्ग जैकेट खरीदी और पहन ली। महसूस होती सर्दी से राहत मिली। फिर एक मार्केट की दूरसंचार शॉप से जगमोहन को मुंबई में फ़ोन किया। दूसरी बार ट्राई करने पर नंबर लगा और जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, मैं स्विट्जरलैंड पहुंच गया हूँ, देवराज चौहान ने कहा, परंतु स्मिथ वाल्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। होटल में मेरे नाम पर उसने मैसेज छोड़ा है कि वो जल्दी मिलेगा। तुम उसे फ़ोन कर लेते। उसके मैसेज छोड़ने का मतलब है कि वो इस काम में सावधानी इस्तेमाल कर रहा है। इसकी ज़रूर कोई वजह होगी, देवराज चौहान ने कहा। मेरे ख्याल में मुझे उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो। उधर से जगमोहन की आवाज़ आई। इधर मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूँ? हाँ, हमें हमारे काम की खबर कभी भी मिल सकती है। मैं तुम्हें फ़ोन पर बताता रहूँगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं अब यहाँ अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।
और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।